सॉल्युबिलिटी हो गया था। चलो यहाँ दे दो, अरे लड़के यहाँ देखो, सॉल्युबिलिटी पढ़ लिए थे। सॉल्युबिलिटी के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसका एप्लीकेशन, जिसमें पहला क्या था, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कह रहा था, प्रेशर जो होगा किसके, मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाइए, के एच इंटू एक्स। के एच इज इक्वल टू क्या आया था, पी बाय एक्स। अब यहाँ प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन नहीं, और के एच का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, गैस की प्रकृति पर, यही था ना। इसके बाद इसके यदि एप्लीकेशन वाले टर्म को देखें तो पहला एप्लीकेशन क्या था कि स्क्यूबा डाइवर्स जो है यानी समुद्री गोताखोर स्विमर तैराकी लोग क्या करता है, अपने वेपर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हीलियम मिक्स्ड ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज ब्रीदिंग पर्पज से करता है। दूसरा क्या था कि जैसे ये क्या कहते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, अब इसमें क्या है, यह जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्लड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर क्या करता है, ब्लड के थ्रू जो है शरीर के विभिन्न सेल को जो है ऑक्सीजन आसानी से पहुंचा देता है, जिसके कारण हमारी कोशिका जो है प्रॉपर वे में काम करती है। नेक्स्ट क्या था, एक मिनट रुको तो सही, सुनो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका कि जैसे कोल्ड ड्रिंक के बोतल में CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर उसे फिल कर देते हैं, और जब उस ढक्कन को खोला जाता है तो हाई प्रेशर पर लिक्विड जो है बबल के फॉर्म में बुलबुले के रूप में बाहर आता है। रीजन इसका कि उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर के प्रेशर और टेम्परेचर के इक्वल आने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ये टेंडेंसी दिखता है। लिमिटेशन क्या था इसका, इसके लिए ना ही प्रेशर काफी हाई होनी चाहिए और ना ही जो है टेम्परेचर काफी लो होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या था कि यह जो है आइडियल सॉल्यूशन पर ही एप्लीकेबल है, यह आदर्श विलयन के लिए ही जो है देखा जाए तो काम कर रहा है, बाकी ये जो है अदर सॉल्यूशन पर ये काम नहीं करता। आइडियल सॉल्यूशन क्या है आगे समझाएंगे। अब एक बात और समझ लीजिए, लगभग देखा जाए तो 1 से 2% सॉल्यूशन ही आइडियल फॉर्म हो पाता है, बाकी 98 to 99% जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल होता है। क्लियर, चलो। अब उसके बाद फिर हम लोग इसमें ये देखें कि इसमें जो गैसियस मॉलिक्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं वह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होनी चाहिए, मतलब ये हुआ कि वह गैसीय पदार्थ विलय या विलायक के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता हो। बात समझे। अब पता चला कि कोल्ड ड्रिंक में हम CO2 गैस को फिल कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर लिया, पता चला कि जो पिया फड़फड़ा करके टिंग गया। फूड पॉइजनिंग हो सकती है या इससे तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, तो इस चीज से जो है बचने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल CO2 गैस मिलाते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में आप लोग जो है पहला जो कंडीशन देखे थे वो किसके लिए देखे थे, वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए पार्शियल प्रेशर जो होगा मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या देंगे, कांस्टेंट देंगे P नॉट इंटू एक्स। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या था, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए, और सॉल्वेंट के लिए PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स बी। तो ये तो सॉल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है। सॉल्यूशन का क्या होगा, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो PS इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, यही था ना। अब यहाँ से एक रिलेशन हम लोग पीछे मोल फ्रैक्शन में पढ़े थे कि XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है,
1 और एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अब इसमें आप पुट कर लीजिए, इसको जो है कॉमन लेकर के सॉर्ट कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर। इसका ग्राफ हम लोग क्या देखे थे, इसका जो ग्राफ आया था यही था ना, ये पी नोट ए है, ये पी नोट बी है, ये पी बी है, ये पी ए है। कंडीशन लगाइए, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ये प्रेशर है। क्लियर? तो ये जो ग्राफ था किसका था, राउल्ट्स लॉ के लिए था। अब हम लोग समझेंगे कि राउल्ट का जो नियम है, यह राउल्ट, मैरी राउल्ट एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे, फ्रेंच केमिस्ट थे ये। तो अब इन्होंने एक और रूल दिया जो कि नन वोलाटाइल के लिए था। बीविया है, आपके एग्जाम में ये बराबर आता है, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। देखो सुनो ध्यान से, क्या हुआ? और क्या होगा, नन वोलाटाइल सॉल्यूशन। अब इसको समझिए पहले ध्यान से, यहां ध्यान दो, उसको बाद में देखना, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले अब यहां पर नन वोलाटाइल का मतलब क्या होगा, अवाष्पशील, मतलब जो उड़ने वाला पदार्थ नहीं है। पिछले क्लास में हम लोग जो है, जैसे मान लिया जाए उड़ने वाले पदार्थ में क्या आएगा, कपूर आएगा, पेट्रोल आएगा, या अदर जो है नेप्थलीन आएगा, इस तरह से जो है आप सब्सटेंस को ले सकते हैं जो उड़ने वाला नहीं है। मतलब यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, नहीं, ये सब जो है कंपोनेंट क्या होगा, ये नन वोलाटाइल है। अब सबसे पहले अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये राउल्ट्स का जो नियम है अवाष्पशील विलय के लिए, इसके रिस्पेक्ट में एक और थ्योरी आया था जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे भी पढ़ना है, और वो थ्योरी है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले राउल्ट का स्टेटमेंट समझिए। राउल्ट का कहना था कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में विलय पदार्थ के किसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, यही हुआ ना, या समानुपाती होता है। तो यहां से रिजल्ट क्या आया था, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्लियर? चाहे तो आप इसको डिराइव्ड भी कर सकते थे, वहां से डायरेक्ट लेते हो, ये नहीं समझ में आया, अब इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले जो है वाष्प दाब किसको कहेंगे,
जिस ऑप्टिमम प्रेशर पर कोई भी लिक्विड वेपर बनना शुरू करता है, सिंपली ऐसे समझो, जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव पदार्थ वाष्प में कन्वर्ट होगा उसी को वेपर प्रेशर कहेंगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड जो है रिस्पेक्ट में काम करेगा। अब समझिए, उसके बाद अब यहां पर जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। तो सबसे पहले अब आपको ये समझना है, इसको हम लोग जो है फिलहाल के लिए अब यहाँ पे रहने देते हैं, अभी पहले ये टर्म समझते हैं तब ये समझ में आएगा। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को समझने से पहले आपको वाष्प दाब का अवनमन समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मान लिया जाए एक बर्तन में हमने 1 लीटर पानी ले लिया। अब इसमें हम क्या किए हैं, कुछ भी मात्रा ले सकते हैं आप, मान लिया जाए 10 ग्राम जो है ग्लूकोज मिला दिए। तो पानी में जब ग्लूकोज को या नमक को, चीनी को, यूरिया को, कुछ भी पदार्थ जो नॉन वोलाटाइल है, जो अवाष्पशील है, यदि हम उसको मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, विलयन बनाएगा। अब विलयन जो बनेगा तो हमेशा ध्यान रखना है, विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है और विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो बढ़ जाएगा। तो विलायक के वाष्प दाब को हमने माना है P0 और विलयन के वाष्प दाब को हम मान लिए हैं PS। तो यहां से अगर हम वाष्प दाब में अवनमन देखें, मतलब डेल्टा P की यदि हम बात करें, तो ये क्या होगा, P0 माइनस PS होगा। अब यदि हम इसी का रिलेशन इसके रिस्पेक्ट में निकाल लें तो वही कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी हम ये इसको अगर लैंग्वेज में बोलना चाहें तो ये कह सकते हैं, जब किसी भी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाई जाती है तो मिलाने के फलस्वरूप शुद्ध विलयन के वाष्प दाब का मान शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाती है, तो इसे वाष्प दाब में अवनमन कहेंगे। यानी आप ये लिख सकते हैं, जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाई जाती है तो विलयन के वाष्प दाब का मान शुद्ध विलायक की अपेक्षा घट जाती है, तो उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसे क्या चीज से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय डेल्टा P। यहां तक क्लियर। अच्छा, अब रिलेटिव मतलब क्या हुआ, उसके रिस्पेक्ट में हम इसका जो है आकलन कर रहे हैं। तो यहां से ये तो हुआ वाष्प दाब में अवनमन, नहीं तो इसे वाष्प दाब में अवनमन कहेंगे। लेकिन हमारा जो टर्म है ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जब, अच्छा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P है, ये P0 है। तो जब किसी भी अवाष्पशील विलयन के वाष्प दाब का अवनमन
एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात लेंगे, रेशियो में बताएंगे, तो इसी को कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कोई डाउट यहां से क्लियर हुआ? यानी आप ये कह सकते हैं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं वाष्प दाब के अवनमन का अनुपातिक मान क्या कहलाएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब किसी भी शुद्ध अवाष्पशील विलयन के वाष्प दाब का अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के मतलब को अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में आई? चलो अभी तो ये तो फिर क्लियर हो ही गया, ये तो पीछे पढ़ाए ही थे, तो यहां से यही हो गया आपके राउल्ट का नियम। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है? यहां तक में कोई डाउट? चलो ऐसे हम इसको डीपली आगे एक्सप्लेन फिर करेंगे ही, कारण है कि वहां जब पढ़ाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, अनुसंख्यक गुणधर्म, तो वहां पर फिर इसको डिटेल से यही सब पढ़ाना। आदर्श विलयन क्या कहता है? जो विलयन किसी भी कंडीशन में, चाहे प्रेशर कुछ भी हो चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन में राउल्ट के नियम का पालन करेगा, उसी को कहते हैं आदर्श विलयन। बात समझ में आई? यानी आप ये लिख सकते हैं वैसे विलयन जो किन्हीं भी शर्तों पर रावल राउल्ट पर हो या रावल पर हो, दोनों एक ही। मैरी राउल्ट इसका पूरा नाम था। शर्तों पर रावल के नियम का पालन करता है तो उसे क्या कहेंगे? आदर्श विलयन कहेंगे। अब राउल्ट के नियम का जो पालन करेगा तो मतलब कहने का क्या हो जाएगा कि P = P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होगा। अब हम यदि यहाँ पर लिखे प्रोपोर्शनलिटी हटाओ P0 इंटू X, अब यहाँ पे हम दे सकते हैं फॉर द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा? PA = P0A इंटू XA एंड PB = P0B इंटू XB। देन PS = क्या हो जाएगा? PA प्लस PB। तो यहां से दे सकते हैं PS = P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ग्राफ भी सेम हो जाएगा, जो वहां का ग्राफ था वही यहां भी होगा। एग्जाम्पल में यदि आप देना चाहें तो जो एक ही जैसा टेंडेंसी दिखाएगा, जो एक ही फैमिली से कंपोनेंट बिलोंग करेगा, आप उसका एग्जाम्पल को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन प्लस
टॉल्यूइन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन दे सकते हैं, C2H5Cl प्लस C2H5Br ETC कर दीजिए। कोई डाउट समझ में आया? जो विलयन किसी भी कंडीशन में, those types of solution which are away from Raoult's law at any condition like temperature or pressure, this is known as ideal solution. क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन देगा आदर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन देगा आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन देगा धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट करें। इसके जस्ट आगे आएगा, वो बताते हैं, समझ में? हाँ, इस टॉपिक ओवरऑल आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वांट ऑफ फैक्टर, ये सभी टॉपिक को अगर आप जो है मिलाएं तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड में संभावित प्रश्न के रूप में बनता है, जो कि गारंटेड है पूछेगा ही पूछेगा। बात समझे? क्योंकि सिलेबस में मेन टॉपिक है, इसके बगैर आपका चैप्टर ही नहीं है। तो कहां से एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपको कभी भी देखा जाए तो लटकाना नहीं चाहता है। हाँ, नाम सुने हैं। मेरा वहाँ घर है, इतना फोन नंबर ले लो, हमसे पढ़ेगी ताकि पढ़ो, हाँ पैसा नहीं देंगे, वो क्वेश्चन भी हम सेट करते हैं। आप बोले का है क्वेश्चन आप सेट करते हैं और सर बोले हैं कि क्वेश्चन वही आएगा जो हम दे रहे हैं। आप उनको, कोई भी टीचर यदि आपसे ये बोले कि क्वेश्चन हम ही सेट करते हैं, तुम मेरे यहाँ पढ़ लो, अच्छी बात है, कहीं कोई डाउट नहीं है। केवल आप उनको ये बोलिए कि सर, हमारे सर बोलते हैं कि जो तुम्हारे एग्जाम में कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन सेट कर ले वही आएगा जो पढ़ाते हैं। हम ये गारंटी दे रहे हैं, धरती का कोई भी टीचर क्वेश्चन सेट कर दे वही आएगा जो पढ़ाते हैं। जो बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा, इतनी गारंटी है। देखिए, पढ़ाने का तो कई एक तरीका होता है, कई एक स्ट्रेटजी होती है पढ़ाने का, और वो स्ट्रेटजी आपको समय समय पर बदलना पड़ेगा। रीजन ये है कि आप यदि आज से 7-8 महीने पहले क्लास ज्वाइन करते तो आपका पढ़ने का तौर तरीका, हमारे पढ़ाने का तौर तरीका, दोनों में काफ़ी जो है देखा जाए तो अभी के रिस्पेक्ट में डिफर होता। और अभी जो पढ़ा रहे इसका 2 तरह से मकसद है। एक मकसद ये है कि आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन आए वो बेहतर तरीके से डील हो, और दूसरा यहाँ पर जो मेन थीम ये है कि आपका जो सिलेबस है उसमें बेहतर नॉलेज भी हो। इसके लिए आपको हमने PDF दिया, क्वेश्चन सेट दिया नहीं, जिसके कारण जिसमें आप जो है आपका टाइम बचत होगा। क्योंकि होता क्या है, कोई भी करवाए हैं फिर देंगे क्वेश्चन, अभी
हाँ, अभी उसमें बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं दिए हैं। अब क्लास में वो था आपके मेन एग्जाम के लिए वो था, लेकिन अब केवल एग्जाम ही तो नहीं ना देना है, क्योंकि ऑनर्स में जब आप पढ़ने जाओगे तो वहां पर भी तो केमिस्ट्री पढ़नी है। अब पता चला वहां पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या एग्जाम में आ रहा है, तो उसमें फिर 12th पढ़ने से फायदा क्या मिला। या फिर आगे जो तुम मान लिया जाए नीट का या आईटी का पेपर ना दे पाओ, या उसमें आप सिलेक्शन ना ले पाओ, सपोज डेट ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है, क्योंकि आप उस लेवल का जो है प्रिपरेशन नहीं किए हैं। इतना जरूर हम गारंटी लेंगे कि CUET निकालने लायक तुम हो जाओगे, और CUET यदि आपका निकल गया तो एक बेहतर एग्जाम है। कोई भी कॉलेज में आप बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी ब्रांच में ले सकते हैं। हाँ, अब लगभग देखा जाए तो वही है सब। मतलब कब तक क्लास चलेगा उधर, कब तक क्लास चलेगा? तुम बोल रहे